नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना। रक्षा मंत्री ने रक्षा उद्योगों से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित रक्षा गलियारों में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। रेलवे ने सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत देश भर के 500 रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बच्चों की सुविधा के लिए लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियां लगाईं। उच्चतम न्यायालय ने आज से सभी संविधान पीठ की सुनवाई की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना होने के दावे का निर्णय करने पर रोक लगाने से इंकार किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, श्रम अधिनियमों के सरलीकरण से देश का कार्यबल और अधिक उत्पादक होगा। देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापे मारे गए। अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच कल तिरुवनंतपुरम में। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने टोक्यो के निप्पॉन बुडाकोन में दिवंगत शिंजो आबे को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आकासाका पैलेस में श्री शिंजो आबे की पत्नी श्रीमती आकिए आबे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने श्री शिंजो आबे के साथ अपनी सुखद स्मृतियों की चर्चा की। उन्होंने श्री आबे के दुखद निधन पर श्रीमती आबे को संवेदना भी प्रकट की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री आबे महान नेता और आश्चर्यजनक व्यक्ति थे, जिन्हें भारत जापान मैत्री में सदैव विश्वास था। प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने श्री शिंजो आबे के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब आबे शान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने के नौबत आएगी। आबे शान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत और जापान की दोस्ती और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है। कि मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे। श्री मोदी ने भारत जापान साझेदारी को मजबूत करने के साथ स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के विजन की परिकल्पना में श्री आबे के योगदान को याद किया। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए सार्थक विचार विमर्श किया। उन्होंने अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ भी विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में मैत्री को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य करते रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण में किया जाता है। राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में दक्षिण क्षेत्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व में क्रायोजेनिक इंजन का स्वदेश में निर्माण करने वाला छठा देश बन गया है। Sincere efforts and dedication of ISRO has made India emerge as only the sixth country in the world to have cryogenic engine manufacturing capabilities. The satellites launched by ISRO give us deep insight into various aspects of defense and communication. ISRO's contribution in bringing the communication revolution in the nation has made it possible to reach even the remotest areas of country.
राष्ट्रपति ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भूमिका की सराहना की। उन्होंने वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वे अमृतकाल समय में देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने देश में ही चीजों का उत्पादन और निर्माण कर देश को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता दिखाया। कोरोना की रोकथाम के लिए स्वदेश में ही टीके बनाने का प्रयास किया गया और सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि अनुसंधान और विकास कार्य निरंतर जारी रहने चाहिए। Recently, we faced a major threat in the form of COVID pandemic, but the resilience and extraordinary effort our doctors and scientists help us deal with the crisis. Our response to the pandemic has been appreciated everywhere. We launched the biggest vaccination drive in human history. रक्षा मंत्री ने रक्षा उद्योगों से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित रक्षा गलियारों में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारतीय रक्षा विनिर्माता संस्था के 5वें वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने नए भारत का विजन साकार करने के लिए भारतीय रक्षा उद्योग से अत्याधुनिक और किफायती उत्पादों तथा प्रौद्योगिकी की पहचान और विनिर्माण करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे न केवल देश की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों की भी पूर्ति होगी। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी क्षेत्रों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 1/4 हिस्सा इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेडिकेट करने का भी निर्णय ले लिया है। भारत में नई नई डिफेंस टेक्नोलॉजीज की इनोवेशन की राह भी अब प्रशस्त हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने 309 डिफेंस आइटम्स की 3 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी जारी कर दी है, जो एक टाइम लाइन के बाद हमारे देश में ही ये निर्मित होंगे। और इसी तरह के 3 लिस्ट डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा भी जारी की गई हैं, जिसमें नंबर सुनिए, जिनमें 3700 से अधिक लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सब सिस्टम्स और अन्य कंपोनेंट्स हैं। श्री सिंह ने कहा कि करीब 8 वर्ष पहले देश का रक्षा निर्यात 1000 करोड़ रुपए से भी कम था, जो अब 13,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए। परीक्षण उड़ान ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज पर संचालित की गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये कम दूरी की सुगम्य वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से डीआरडीओ ने डिजाइन और विकसित किया है। मिसाइल को कम दूरी और कम ऊंचाई पर हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उद्योग साझेदारों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों से लैस नई मिसाइल सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि श्रम अधिनियमों की सरलता से देश का कार्यबल और अधिक उत्पादक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिक उत्पादक कार्यबल से देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। नई दिल्ली में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल सम्मेलन में उन्होंने देश की जनसांख्यिकीय लाभांश के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा और कौशल को देश के जनसांख्यिकीय लाभांश को एक परिवर्तनकारी ऊर्जा केंद्र में बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार शिक्षा और कौशल व्यवस्था को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कई नीतिगत सुधार कर रही है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में इस वर्ष जनवरी से मार्च की तिमाही के रोजगार सर्वेक्षण की 4थी रिपोर्ट जारी की। सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 4 तिमाही सर्वेक्षण में रोजगार में वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण में 9 चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, सूचना और प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। श्री यादव ने कहा कि अर्थव्यवस्था के चयनित क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की कुल संख्या का 38.5% हिस्सा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत सतत विकास को प्रोत्साहन देने के लिए नूतन और समावेशी समाधान विकसित करने के ब्रिक्स प्रयासों का समर्थन करेगा।
ब्रिक्स देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की 10वीं बैठक में वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर सिंह ने एकजुट होकर चुनौतियों से निपटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नई और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का बहुत महत्व है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में अनुसंधान और विकास पर सरकार का खर्च लगभग 2 गुना हो गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इस बार अभ्यास कार्यक्रम में विषय होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस सब्जेक्ट पर अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या फिर आप ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 28 सितंबर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना। रक्षा मंत्री ने रक्षा उद्योगों से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। रेलवे ने सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत देश भर के 500 रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बच्चों की सुविधा के लिए लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियां लगाईं। उच्चतम न्यायालय ने आज से सभी संविधान पीठ की सुनवाई की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना होने के दावे का निर्णय करने पर रोक लगाने से इनकार किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, श्रम अधिनियमों के सरलीकरण से देश का कार्यबल और अधिक उत्पादक होगा। देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापे मारे गए। अभिनेत्री आशा पारिक को वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच कल तिरुवनंतपुरम में। उच्चतम न्यायालय ने अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का आज पहली बार सीधा प्रसारण किया। वर्ष 2018 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र ने संवैधानिक महत्व के मामलों की महत्वपूर्ण कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने का ऐतिहासिक निर्णय दिया था। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही का प्रसारण webcast.gov.in/SC India पर उपलब्ध है। इस बीच उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ ने आज 103वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। इसके अंतर्गत शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरूआत की गई थी। न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग को एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना के दावे के बारे में निर्णय करने से रोकने से मना किया। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और असम सहित देश भर में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबद्ध मामलों की जांच के सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और संस्था के 110 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया। छापे केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिली सूचनाओं के आधार पर मारे गए। दिल्ली में पुलिस ने निजामुद्दीन, शाहीन बाग और अन्य इलाकों में 30 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में पीएफआई के 20 सदस्यों को और कर्नाटक में 40 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं असम में पीएफआई के 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस, एटीएफ और एसटीएफ ने 26 जिलों में पीएफआई और इसके सदस्यों के अनेक ठिकानों पर छापे मारे और 56 सदस्यों को हिरासत में लिया। केरल में वायनाड और पलक्कड़ जिलों में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े संगठनों के कार्यालयों और सदस्यों के घरों पर छापे मारे। पुलिस ने पीएफआई की राजनीतिक इकाई एसडीपीआई के कार्यालयों पर भी छापेमारी की। पुलिस ने शुक्रवार को पीएफआई की हड़ताल के दौरान हिंसा में शामिल लोगों की धरपकड़ के तहत आज 221 और लोगों को गिरफ्तार किया।
इसके साथ ही हिंसा के मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या 1809 हो गई है। इस बीच केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने आज केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसमें अदालत से मांग की गई है कि हाल ही में हड़ताल के दौरान बसों को क्षति की भरपाई के रूप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 करोड़ 6 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि इसी सतर्कता के कारण पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश में कई आतंकवादियों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो अभी लेवल की एजेंसी इसको डील कर रही है, क्योंकि इस वक्त उस एजेंसी की तफ्तीश और बाकी चीजें इनिशियल स्टेज पे हैं। सिक्योरिटी की जितनी भी जरूरतें हैं उस पे डे टू डे सब चीजों पे नजर रख रहे हैं। कल भी एक कामयाब ऑपरेशन कश्मीर में कुलगाम में हुआ जिसमें जैश ए मोहम्मद का टेरर कमांडर मारा गया। उससे एक दिन पहले कुपवारा में एलसी के पास इन्फिल्ट्रेट करते हुए ग्रुप में पाकिस्तान से आने वाले 2 दहशतगर्द मारे गए। हमारी तरफ से जो भी इनपुट अवेलेबल हैं हम लोग उसके मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं और वो कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि राजनीतिक दल यदि आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को टिकट देते हैं तो इसका औचित्य बताना होगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद श्री कुमार ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अपने आपराधिक विवरण के बारे में विज्ञापन देना होगा ताकि लोग सोच समझकर मतदान का निर्णय लें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची 10 अक्टूबर को जारी की जाएगी। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 50% संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। राज्य में पहली बार 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर से वोट देने की सुविधा मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 7 मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिलाएं करेंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग ने राजनीतिक दलों के कई सुझाव स्वीकार किए हैं। इनमें रेवड़ियां बांटने के वादे पर कड़ी कार्रवाई करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी लगभग 29,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नवरात्रि महोत्सव में भाग लेने के अलावा 36वें राष्ट्रीय खेलों का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी शुक्रवार को गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर स्टेशन से रवाना करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची में हटिया रेलवे स्टेशन से तमिलनाडु के होसूर के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना की। जनजातीय कार्य मंत्रालय और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के संयुक्त भर्ती अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए चुनी गई कुल 1,898 लड़कियों में से 822 का पहला जत्था इस रेलगाड़ी में सवार है। श्री मुंडा ने कहा कि इन लड़कियों को कौशल विकास के साथ रोजगार का अवसर मिला है। इससे उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में मदद मिलेगी। देश भर के लगभग 500 रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बच्चों की सुविधा के लिए लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियां लगाई गई हैं। रेलवे ने यह सुविधा सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत प्रदान की है। रेलवे विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा में वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है। रेलवे ने कहा है कि सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत स्टेशन के आगमन और प्रस्थान स्थल पर यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियां लगाई गई हैं। जाने मानी फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दादा साहब फाल्के चयन जूरी ने सुश्री आशा पारेख को भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय जीवन भर के योगदान के लिए पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने 95 से ज्यादा फिल्में की हैं आशा पारेख जी को दिया जा रहा है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 30 सितंबर को दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी देंगी और दादा साहब फाल्के अवार्ड के भी विजेता आशा पारेख जी को उस समय सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि अगले कुछ दिन में 5G सेवा के शुरू होने के साथ ही डायरेक्ट टू मोबाइल प्रसारण आरंभ होने की संभावना है।
मुंबई में फिक्की फ्रेम्स कार्यक्रम में श्री चंद्रा ने कहा कि प्रसार भारती ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ समझौता किया है। इससे स्मार्टफोन के माध्यम से 20 से अधिक चैनल देखे जा सकेंगे। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत विश्व आपूर्ति श्रृंखला बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की दिशा में की गई पहल पर चर्चा करेंगे। आज हम इस तथ्य को जानेंगे कि कोविड महामारी के दौरान भारत आत्मनिर्भर होकर कैसे उभरा। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया की परिकल्पना को साकार करता है। इसका उद्देश्य देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा बनाना तथा ऐसी नीतियों को लागू करना है जो प्रभावी, प्रतिस्पर्धी, लचीली और आत्मनिर्भर हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को देश में कोविड महामारी से मुकाबले के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ बताए: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। 12 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 और 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 की घोषणा की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कृषि, मत्स्य और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभिन्न क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए कई उपाय किए। इस अभियान में गरीब, किसान और प्रवासी मजदूरों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। देश की आत्मनिर्भरता इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि मार्च 2020 से पहले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट के शून्य उत्पादन से प्रतिदिन 5 लाख से अधिक पीपीई किट का उत्पादन करने की क्षमता देश में विकसित हुई। देश में कोविड महामारी की शुरुआत में एक ही जांच प्रयोगशाला थी जो बढ़कर 3,300 से अधिक हो गई है। भारत दुनिया भर में सबसे सस्ती आरटीपीसीआर जांच करता है। सरकार ने N95 मास्क, दवाइयां और भारत में निर्मित वेंटिलेटर और उनकी उपलब्धता के लिए दिन रात कार्य किया। देश ने कोविड टीका विकसित करने और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। महामारी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए देश के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने सामूहिक तौर पर प्रयास किए। कोविड महामारी से लड़ने में भारत की इन उपलब्धियों को विश्व के नेताओं ने स्वीकार किया। दुनिया ने वैक्सीन मैत्री पहल के लिए भारत की प्रशंसा की, जिसके अंतर्गत भारत ने 100 से अधिक देशों को 2,544 लाख से अधिक वैक्सीन भेजी। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में आयात पर निर्भरता कम करने और अधिक मूल्य वाले सामानों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को विभिन्न औद्योगिक नीतियों का केंद्र बिंदु बनाया है।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत को वर्ष 2047 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और विकसित राष्ट्र बनाने में कर्नाटक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सौहार्द में अपार योगदान के लिए कर्नाटक की सराहना की। राष्ट्रपति ने राज्य के दौरे के दौरान मिले सम्मान, सत्कार और प्रेम के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी बकाया रिक्तियों को समयबद्ध ढंग से भरा जाए। उन्होंने क्षमता निर्माण और उद्यमिता विकास के लिए अनुसूचित जाति के लोगों की आवश्यकता पर ध्यान देने की सलाह दी थी। अनुसूचित जाति से संबंधित सभी लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला भी किया गया। राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल पर सक्रिय रिक्तियां 4,82,000 से अधिक हो गई हैं। इससे देश में रोजगार में वृद्धि का संकेत मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में इस पोर्टल की शुरुआत की थी। स्थापना के बाद से NCS पोर्टल पर रिक्तियों की संचयी संख्या 1 करोड़ 9 लाख से अधिक है। पोर्टल एक नौकरी मंच है जो विभिन्न प्रकार की रोजगार सेवाएं प्रदान करता है। इसका उद्देश्य योग्य नौकरी चाहने वालों को उपयुक्त रोजगार पाने के लिए संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने में मदद करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को देखने की उत्सुकता से प्रतीक्षा के बीच MyGov ओपन फोरम पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। श्री मोदी ने लोगों से इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नवरात्रि के दूसरे दिन सभी भक्तों के लिए मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने देवी की प्रार्थनाओं का पाठ भी साझा किया। श्री मोदी ने सभी भक्तों पर देवी की शक्ति और सफलता का आशीर्वाद बने रहने की कामना की है। भारत ने कोरोना महामारी में दुनिया भर के कई देशों को कोविड रोधी टीकों की मदद भेजी थी। अब दुनिया भर के देश भारत की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। भूटान और नेपाल ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारत सरकार के वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत कोविड रोधी टीकों की आपूर्ति के लिए धन्यवाद किया। उल्लेखनीय है कि भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत पड़ोसी देशों को टीकाकरण करने में काफी मदद मिली है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 217 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14 लाख 8 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 4,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 4 करोड़ 40 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.72% हो गई है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 38 अंक गिरकर 57,108 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 9 अंक घटकर 17,007 पर आ गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच कल शाम 7 बजे तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा 2020 मैच 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में और तीसरा 4 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा। T20 विश्व कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की ये अंतिम श्रृंखला होगी। दीपक हुड्डा चोट के कारण इस श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। वहीं हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है। हुड्डा की जगह शाहबाज अहमद और पांड्या की जगह श्रेयस अय्यर टीम में शामिल किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना। रक्षा मंत्री ने रक्षा उद्योगों से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित रक्षा गलियारों में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। रेलवे ने सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत देश भर के 500 रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बच्चों की सुविधा के लिए लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियां लगाई। उच्चतम न्यायालय ने आज से सभी संविधान पीठ की सुनवाई की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना होने के दावे का निर्णय करने पर रोक लगाने से इंकार किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, श्रम अधिनियमों के सरलीकरण से देश का कार्यबल और अधिक उत्पादक होगा। देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापे मारे गए।
अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।